मोर ओवर ये वाला चैप्टर भी बेटा हमारा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, जहां पे हमें स्टार्टिंग में बेटा मैक्सवेल की इक्वेशन को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं उस पॉइंट के बारे में बात करनी है बेटा कि इन दोनों को जो जोड़ के रख रहा है वो एक्चुअल में कर क्या रहा होगा और कैसे जोड़ के रखा, या इनके दिमाग में ये बात आई तो आई कैसे, किस वजह से आई, किस कारण से आई। बेटा पहले कोई करंट था, फिर करंट की वैल्यू 0 हो गई, फिर ऑटोमेटिकली करंट कहीं से आ नहीं जाएगा ना। मैंने कहा है बेटा ये जब भी आएगा तो ये ज्यादा नंबर में ही आएगा, कम में नहीं आएगा। हेलो नमस्कार 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 बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? और मैं लेकर के आया हूं आपके पास एक बड़ा ही आसान, सिंपल और मोर ओवर ये वाला चैप्टर भी बेटा हमारा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, जहां पे हमें स्टार्टिंग में बेटा मैक्सवेल की इक्वेशन को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा कि मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा बेटा। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। उसके बाद बताऊंगा बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कैसे करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ट्रैवल कैसे करती है, और जैसे ये बता दूंगा उसके बाद बेटा मैं अलग अलग वेव्स के बारे में आपको बताऊंगा, वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज। और यहां पे बेटा वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज में से सीधे सीधे वही का वही सवाल उठ करके आ रहा होता है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है उसे। शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमारा क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं, फिर मैं आगे की आपको कहानी बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले तो ये बताओ कि हमने जब शुरुआत करी थी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर बेटा अपने साथ क्या कैरी करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। क्लियर है? ये ऑस्टिड का एक्सपेरिमेंट है। और यहीं पे बेटा एक फैराडे जी का भी एक्सपेरिमेंट था, जहां पे फैराडे लॉ हमारा क्या कह रहा था बेटा, फैराडे जी ने ये कहा था, कहां चले गए हमारे फैराडे, कि Faraday from his experiment on an electromagnetic induction found that changing magnetic field produce electric field। जहां पे बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई थी। तो यहां पे ऑस्टेड प्लस फैराडे, इन दोनों की बातें बहुत ध्यान से बेटा मैक्सवेल जी ने ऑब्जर्व करी, और मैक्सवेल जी ने यह कहा कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों चीजों को क्या करता है बेटा, आपस में कोरिलेट करके रखता है, दोनों को जोड़ करके रखता है। अब हमें उस पॉइंट के बारे में बात करनी है बेटा कि इन दोनों को जो जोड़ के रख रहा है वो एक्चुअल में कर क्या रहा होगा और कैसे जोड़ के रखा, या इनके दिमाग में ये बात आई तो आई कैसे, किस वजह से आई, किस कारण से आई। Clear? At this time, Clerk Maxwell stated that magnetic field is not only product by electric but also the time varying electric field। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने कहा कि सिर्फ करंट की वजह से भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट पे भी डिपेंड करेगी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। बस अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर रही है। फिर उन्होंने कहा मैक्सवेल फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेस, द चेंज इन करंट, द इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल आर गिवन बिलो। अब मैं ये बताता हूं कि इनके दिमाग में बातें चल कैसे रही थी। यहां से बेटा शुरुआत होती है मैक्सवेल इक्वेशंस की। मैक्सवेल इक्वेशन, और उन्हीं ने फिर बेटा जो इनके लॉ थे, फैराडे के लॉ थे, जो गॉस लॉ थे, उन्हीं के आगे अपना नाम लगा करके बोल दिया कि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है और ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ है। हर किसी के फिर इन्होंने मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन दिया, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले तो ये समझो कि इनके दिमाग में ये बातें चल कैसे रही थी। इन्होंने सोचा कि यार एक बात बताओ मुझे कि मेरे पास अगर मान लीजिए एक सर्किट दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, एक सर्किट दिया गया है, बेटा ये क्या दिया गया है, जुड़ जाओ भाई, हाँ, ये एक सर्किट दिया गया है जहां पे ये हमारे पास क्या लगी हुई है बेटा, बैटरी, ये हमारे पास क्या लगी हुई है, बैटरी, और यहां पे बेटा हमारे पास क्या था, कैपेसिटर था। इस तरीके से बेटा क्या लगा दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा ये कई बार पूछा गया है, जैसा डायग्राम, जो जो चीजें मैं इधर पे लिख रहा हूं वैसा डायग्राम वो चीजें आपको भी लिख करके
मेंशन करनी है। ये बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैक्सवेल के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैंने एक कैपेसिटर को यहां पे कनेक्ट किया है तो यहां पे क्या जा रहा होगा बेटा, करंट जा रहा होगा। यहां पे भी क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा। और यहां पे भी क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा। सर यहां पे इतने स्पेस में आप देखोगे तो एक गैप है, इसके बीच में क्या है बेटा, एक गैप है। और फिर इस गैप के बाद जैसे ही आगे जा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, करंट मिल रहा है। तो अभी इन्होंने क्या बेटा, दो सेक्शन सोचे। एक इन्होंने बेटा ये वाला सेक्शन सोचा कि एक मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं, एक मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं, और एक मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं। उन्होंने बेटा तीन क्या करे, अलग अलग सेक्शन लिए। क्या तीन बेटा क्या लिए, अलग अलग सेक्शन लिए। तीन अलग अलग सेक्शन में उन्होंने ये पाया कि यार इस पॉइंट पे तो मेरी करंट की वैल्यू आ रही है, यहां पे करंट मिल रहा है। इस सेक्शन के यहां पे भी करंट मिल रहा है। पर अगर इस पॉइंट पे बेटा करंट की वैल्यू देखूं तो करंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा, जीरो निकल के आ रही है। करंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जीरो निकल के आ रही है। अब इसी सेक्शन पे बेटा इन्होंने क्या लगाया बेटा, बाय एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ लगाया, जहां पे बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर है, आई के बराबर है। तो बेटा आपको पहले वाला ये वाला जो पार्ट था बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट, वहां पे इनको करंट मिला। यहां पे इनको फर्स्ट वाले पार्ट में करंट मिला। फिर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल लगाया बेटा, यहां पे इनको म्यू नॉट, बेटा ये इसका क्या था, सेकंड वाला पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में बेटा करंट इनसाइड द लूप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब पहले करंट था, फिर करंट जीरो हो गया, मतलब अब करंट जीरो ही मिलना चाहिए ना बेटा। पहले कोई करंट था, फिर करंट की वैल्यू जीरो हो गई, फिर ऑटोमेटिकली करंट कहीं से आ नहीं जाएगा ना। कि अगर किसी वैल्यू, कोई चीज बेटा एक बार खत्म हो चुकी है, आपने एक पेड़ का पौधा लगाया, पेड़ का पौधा बड़ा हो रहा था, फिर वो सूख गया। अब अगर वो पेड़ का पौधा सूख गया तो अब उस पेड़ को मर जाना चाहिए था, पर हमने कुछ टाइम बाद देखा तो फिर से वो ग्रो होने लगा। तो यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इनको लगा कि यहां पे अगर करंट जीरो हो चुका है, फिर आपने आगे चल करके थर्ड पार्ट पे देखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर। तो यहां पे बेटा उनको फिर से थर्ड इक्वेशन में क्या मिला, करंट मिला। तो यहां पे बेटा मैक्सवेल जी कहने लगे यार इधर पे तो कुछ गड़बड़ है, दया पता करो, क्योंकि एक बार अगर करंट की वैल्यू यहां पे अगर जीरो हो गई है तो दोबारा से मुझे करंट नहीं मिलना चाहिए था। फिर करंट क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्यों, किस वजह से आ रहा है। अब यहां पे बेटा इन्होंने शब्द दिया किसका बेटा, इन्होंने यहां पे अपना लॉ दिया कि यार इधर पे बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है, इधर पे बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है वो दो प्रकार के करंट है। कितने प्रकार के करंट है बेटा, दो प्रकार के करंट है। एक आईसी है, दैट इज करंट बेटा, एक आईसी है जिसे हम बोल रहे हैं करंट इन कंडक्टर, और एक यहां पे क्या है बेटा, आईडी है जिसे हम अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, एक करंट इन कंडक्टर बोल रहे हैं और एक क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब करंट इन कंडक्टर सर वही बेसिक फंडामेंटल है जहां पे आप आई की वैल्यू क्या बोलते हैं, आई सी बराबर बेटा डी क्यू बाई डी टी। ये सर आई की वैल्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आप जब यहां से चल रहे हो, ये जो वायर में बेटा जो करंट फ्लो होने वाला है, वायर के अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है, इसे बेटा क्या कहते हैं, करंट इन कंडक्टर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, करंट इन कंडक्टर बोलते हैं। और ये जो खाली गैप आप देख रहे हो, ये जो खाली गैप देख रहे हो बेटा, यहां पे क्या है सर, ये खाली गैप में हमारा बना हुआ है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि यहां पे बेटा प्लस क्यू चार्ज होता है और यहां पे क्या होता है बेटा, माइनस क्यू चार्ज होता है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिर हमारा क्या हो रहा है बेटा, एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उससे बेटा हमारा करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट होते होते, धीरे धीरे आगे खिसकते खिसकते, धीरे धीरे खिसकते खिसकते का मतलब डिस्प्लेस होते होते, अरे भाई साहब जरा उधर खिसको, अरे भाई साहब उधर खिसको, जगह कहां है, अरे भाई साहब उधर खिसको। जैसे ये होता है ना ट्रेन में, अरे भाई साहब थोड़ी जगह दे दो, और पता चल रहा है कि तुम खुद थोड़ी जगह में बैठे हो और भाई साहब ने पूरी जगह ले ली है। सेम बेटा यहां पे हो रहा है कि हमारा यहां पे जो करंट है वो बेटा धीरे धीरे डिस्प्लेस होते 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 कहां की तरफ जा रहा है बेटा, आगे की तरफ जा रहा है, जिसको अपन ने किसका नाम दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया, जिसको हम क्या बोल रहे थे बेटा, आईडी, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन dt के बराबर होगा। कि ये हमारा सर जो आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके आने का जो कारण होगा वो ये होगा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपकी? क्या इतनी बात आपको क्लियर है? हाँ सर। जब बेटा ये वाली बात करेक्ट हो जाती है, इसमें एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख लो बेटा, इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन d∅dt, बेटा ये इसके बराबर आता है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बेटा आप देख सकते हो कि अब आप जब मॉडिफाइड फॉर्म लिखोगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो उन्होंने क्या बोला, अगर इसके मॉडिफाइड फॉर्म की बात हो रही होगी तो हम ये कहेंगे कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा यहां पे बेटा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, मतलब अब यहां पे बेटा करंट इन कंडक्टर प्लस आई डी के बराबर होगा बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकल के आता है। क्लियर है? जहां पे आई डी को मैं क्या लिख सकता हूं कि बेटा बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहां पे आई इन अ कंडक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d∅e बाई dt। बेटा ये e लिखना जरूरी है क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो चेंज इन फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये कौन सा फ्लक्स है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है बेटा, हम ये इसमें बताना चाह रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट। बेटा चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, मतलब यहां पे d बाय dt, तो यहां पे आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कटेगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dq बाय dt की, और यहां पे id की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, dq बाय dt के बराबर। मतलब सर मेरी id की वैल्यू एक्चुअल में जो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, करंट इन कंडक्टर के ही बराबर होती है। मतलब ये दोनों वैल्यू जो रहती है बेटा, ये लगभग, मतलब दोनों वैल्यू जो रहती है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। बेटा d∅e की वैल्यू जो रहती है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी, उससे भी आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो एग्जैक्टली सेम आएगी। आप ऐसा मत समझना कि सर ये वैल्यू क्या हमने जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है नेट फ्लक्स, क्या इसी से ही आने वाला है, तो आप कह सकते हो नहीं सर इससे नहीं आ सकता है। अगर मुझे निकालना है वैल्यू पोटेंशियल की मदद से तो वो भी निकाल सकते हैं। मैं और करके यहां पे दिखा देता हूं कि सर आईडी की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट d∅e बाई dt लिखा है। बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट d बाई dt मल्टीप्लाई बाय e बाई a। बेटा ऐसे लिख सकता हूं id की वैल्यू, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या हो रहती है सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं लिखूंगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बाहर ले लूं क्योंकि कांस्टेंट है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा dA बाई dt, ये आ जाएगा। अभी ध्यान से सुनना चाहिए, या फिर 1 बाय सिग्मा बाहर ले लो,
और यहां पे आ जाएगा डी बाई डी टी, और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आपने लिखा था सिग्मा इंटू ए के बराबर, तब भी बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहां से बेटा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोबारा से देख सकते हो आई डी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, डी क्यू बाई डी टी निकल के आ रही है। अगर बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू रख दोगे ना, तब भी ये सेम ही रिलेशनशिप यहां पे निकल के आएगा, तब भी ये सेम ही रिलेशनशिप निकल के आएगा। क्लियर है? अगर इसको कैपेसिटर के फॉर्म में देखना है आप तब भी देख सकते हो। मतलब ये हर तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया मैं जो चीज बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है, सटीक है। क्या बेटा यहां पे अभी हमने लिखा डी बाई डी टी ऑफ फाइव इंटू ई के बराबर, तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, क्या यहां पे सर ई इंटू ए के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई मल्टीप्लाई बाय, नहीं बेटा ए बाहर लेता हूं मैं, ए बाहर लिया, यहां पे क्या आ जाएगा डी बाई डी टी, और यहां पे क्या आ गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहां पे आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी, क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, दैट मींस सेपरेशन बिटवीन देम। अगर मैं डी को बाहर ले लूं तो ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मल्टीप्लाई बाय बेटा यहां पे आ जाएगा डीवी बाई डी टी। यहां पे भी आप देख सकते हो कि आई डी बराबर बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या ये कैपेसिटेंस के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी के बराबर होगा। मतलब आपको जितने तरीके से देखना है आप इसको उतने तरीके से देख सकते हो। ये वैल्यू जो है बेटा ये इसी तरीके से सेम आएगी, आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, अब इसी चीज का बेटा यह स्टेटमेंट दिया गया है। अब इन्होंने जैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई किया उसी तरीके से फिर उन्होंने गॉस के टर्म्स में भी बोला, फिर उन्होंने एम्पियर्स लूप के बारे में बोला, फिर चारों के चारों जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के रिलेशनशिप आ रहे थे वो सारे के सारे रिलेशनशिप इन्होंने चेंज करे। बेटा पहला वाला जो रिलेशनशिप था वो इन्होंने दिया ई डॉट डी एस, दैट इज क्यू बाय ई नॉट के बराबर था। हाँ सर, ये हमने क्या पढ़ा था, दिस इक्वेशन इज अ गॉस लॉ। बेटा ये जैसे मैंने लिखी है ना एग्जैक्टली आपको यहां से शुरू करके यहां तक इसकी चारों इक्वेशन बतानी पड़ेगी, ये सीधा 5 नंबर में आएगा। दिस इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ in a electrostatics, this gives the value of total flux in terms of a charge enclosed by the surface। बेटा ये E नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या दिया गया बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। ये क्या दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये बेटा हमारी पहली इक्वेशन है। जैसे ही बेटा यहां पे हमने बोला सेम हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला कि यहां पे बेटा B डॉट डी एस की वैल्यू क्या भी आती है, 0 आती है। क्योंकि बेटा मैग्नेट की बात करें तो यहां पे हमारे पास जो बन रहे होते वो क्लोज लूप बन रहे होते, यहां से ये क्या बन रहे हैं बेटा, क्लोज लूप बन रहे होते हैं। अगर इसका बेटा मैं एक गॉस मतलब सरफेस ले लूं, एम्पियर्स लूप ले लूं, तो बेटा सारा का सारा जो फ्लक्स है वो इनसाइड है। कोई भी फ्लक्स ने बेटा एम्पियर्स लूप के बाहर नहीं गया है। अगर एम्पियर्स लूप के बाहर नहीं जाएगा तो बेटा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, पासिंग थ्रू अ सरफेस 0 आ जाएगा। तो यहां पे B डॉट डी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इक्वेशन बेटा यहां पे है, दिस इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ इन अ मैग्नेटोस्टैटिक्स, दिस law shows that the number of magnetic field lines entering a closed surface is equals to the number of field lines leaving the surface। तो जितनी आ रही है बेटा उतनी जा रही है। क्लोज लूप के बारे में बताया था। अब इसी का बेटा इन्होंने ये रिलेशनशिप दे दिया, जैसा बता रहा हूं वैसा रिलेशनशिप लिखते जाओ बेटा। This equation is a Faraday law of electromagnetic induction. This law gives an relationship between electric field and a change in a magnetic flux। ठीक है बेटा, इसके बारे में है। आपको जितनी लाइन में मार्क कर रहा हूं उतना आपको याद करना है। क्लियर है? हाँ, और दूसरा बेटा ये डिस्प्लेसमेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया है, जहां पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। बेटा यहां पे क्या था, IC प्लस ID। अब इसी को इंडिविजुअली इससे और इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट IC
प्लस म्यू नॉट आई टी, ये इसके बराबर बेटा वैल्यू आ जाएगी। और ये दिस इक्वेशन इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड दिस इज नोन एट मैक्सवेल लॉ। ठीक है बेटा, इतना याद रखना है। और इसके बाद बेटा मैंने ये जनरल रिलेशनशिप आपको जो फाइनली याद करना है, जो लिखना है, जो एग्जाम में लिख करके आओगे, वो यही टेबल प्रॉपर बना के आओगे। ये प्योर एनसीईआरटी टेबल है, ये एनसीईआरटी टेबल है। इसी तरीके से आप तीनों के फॉर्म लिखोगे और इस तरीके से बेटा आपको लिख करके आनी है। ये गॉस के लिए हो गया, ये मैग्नेटिज्म के लिए हो गया, ये फैराडे के लिए हो गया और ये एम्पियर्स लॉ के लिए हो गया। इसी तरीके से बेटा आपको लिखनी है। क्लियर है? अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताता हूं। पहले तो आप ये समझिए बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो बात निकल के आई वो कुछ इस तरीके से निकल के आई कि बेटा ये हमारा क्या दिया गया है, अर्थ दी गई है। ये हमारी क्या दी गई है बेटा, ये अर्थ दी गई है। और ये अर्थ में अगर मैं यहां पे देखूं तो ये अर्थ में हमारे पास क्या है सर, इस पॉइंट से तो एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है। इस पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है। इस पॉइंट से एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है। अगर इस पॉइंट से एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है मतलब हमारा जितना भी मीडियम हमें मिलने वाला है वो यहां से मिलने वाला है। मतलब इससे पहले हमें किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं मिलेगा। ठीक है सर? अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि सबसे पहले बेटा हमारे दिमाग में यही आया था कि जैसे ये हमारा सन दिया गया है, ये हमारा सन दिया गया है, तो सन से बेटा ये जो वेव आ रही है, ये जो लाइट आ रही है हमारे पास, ये हमारे तक ट्रैवल करते हुए कैसे आ रही है, हमें ये सोचने पे इसने मजबूर कर दिया था। तो पहले तो न्यूटन ने अपने लॉ दिया। न्यूटन ने बोला कि यार यहां पे क्या एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स को बेटा उन्हें कॉर्पस्क्यूल्स कहे थे, जो कि आप डुअल नेचर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक के बाद एक क्या क्या थ्योरी आती रही लाइट के लिए। अभी जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या हो रहा था बेटा, जब वेव ट्रैवल हो रही थी ना, तो यहां पे एक छोटे छोटे क्या थे बेटा, पार्टिकल्स थे। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला था बेटा, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने बोला था कॉर्पस्क्यूल। और उन्होंने ये कहा था कि हमारे सन के बीच में या यूनिवर्स में हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसको अपन क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और ये जो मीडियम ट्रैवल कर रहे हैं ये उस ईथर में कर रहे हैं। फिर इनकी बेटा जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। फिर आगे जो थ्योरी आई वो ये थ्योरी आई कि यार इसका नाम है फोटोन, और ये क्या है बेटा, अनचार्ज्ड है। क्योंकि ये अनचार्ज्ड है तो बेटा इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्या लिख सकता हूं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ना तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगे, ना तो ये किससे होने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ जाती है। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगे, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है सर, बहुत शानदार। अब ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगे, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये क्या दिए गए बेटा, अनचार्ज। और ये हमें कहा गया था, ये क्या था बेटा, एनर्जी ऑफ पैकेट है, एनर्जी ऑफ पैकेट। अब एनर्जी ऑफ पैकेट बेटा जब बात करते हैं तो इनके पास बेटा जो एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू, इसे अपन बोल रहे हैं बेटा hc/λ। बेटा ये हमारे पास क्या आ रही है बेटा, एनर्जी निकल करके आ रही है कि इसके पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, ये बेटा इसकी एनर्जी अभी आगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। पर ये सर ट्रैवल कैसे कर पा रहा है आप ये बताइए। बेटा मैंने कहा ये जो है ना, ये एक EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यह मतलब होता है कि EM waves do not require medium to travel। बेटा इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है सर, और यहीं पे बेटा दिस वेव
इज नॉट अफेक्टेड बाय या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए या तो मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, ये इन दोनों में से बेटा किसी से भी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर है बेटा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमारे पास एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स which do not require मीडियम टू ट्रैवल। बेटा इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम टू ट्रैवल। अगर सर ये इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये चल कैसे रही है? बेटा यहां पे लिख देता हूं, द वेव इज ट्रैवलिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये जो वेव ट्रैवल कर रही है किस किस के बीच में कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ट्रैवल कर रही है। या फिर ये कहिए, अब वेव ट्रैवलिंग की जगह बेटा जो करेक्ट वर्ड होगा, वेव इज ट्रैवलिंग बिटवीन द ऑसिलेटिंग, बेटा यहां पे ऑसिलेटिंग लिख लीजिए, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है बेटा? आपस में ऑसिलेशंस कर रही है। ठीक है सर, ये वाली बात भी क्लियर है। अब इनकी बेटा वैल्यू बताता हूं, पहले आप ये पॉइंट और लिख लेना। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो दी गई है ये किस में दी गई है? ये सेम फेज में दी गई है। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा मान लीजिए ये हमारी क्या दी गई है बेटा? वेव दी गई है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ हमने क्या बना दी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, और इधर की तरफ क्या बना दी बेटा? हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ठीक है सर। और ये जो है बेटा ये मेरे वेव के मोशन का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। तो ये मैंने क्या बता दिया बेटा? डायरेक्शन ऑफ मोशन बता दिया। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ये इसका क्या आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये तो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बेटा? वाई एक्सिस में। तो इससे मैं क्या लिखूंगा बेटा? जे कैप लिखूंगा। कोई भी इक्वेशन जब इसकी लिखी जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बेटा ये आ जाएगा ई वाई के बराबर। ऑसिलेट क्योंकि बेटा इसमें कर रहा है तो ये आ जाएगा बेटा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है तो ई नॉट क्या आ जाएगा बेटा? उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। बेटा जब भी ये साइन, जब भी इन दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं तो बेटा मैं पॉजिटिव एक्सिस में ट्रैवल करता हूं, और जब भी ये दोनों साइन बेटा सेम होंगे तो मैं सेम नेगेटिव एक्सिस में ट्रैवल करता हूं। कौन सी एक्सिस? जो बेटा ये आखिरी वाले की लिखी गई है, ये वाले की। मतलब यहां पे y होगा तो y की नेगेटिव एक्सिस, अगर z होगा तो z की नेगेटिव एक्सिस, अगर x होगा तो x की नेगेटिव एक्सिस। पर अगर कब? जब दोनों का साइन सेम हो, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। ये बेटा वेव नेचर को शो करता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरीके से जा रही होती है। ठीक है सर। और यहां पे क्योंकि बेटा ऑसिलेट कर रही है तो इस तरीके से बेटा इसके जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं और फिर इनकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। इस तरीके से ये जा रहे होते हैं। बेटा ये इस तरीके से जा रहे होते। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ इस तरीके से होती है।
बेटा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो रही होती है, तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। सेम फेज का मतलब है बेटा इनकी वैल्यू एक साथ ही में मैक्सिमम होगी और इनकी वैल्यू बेटा एक साथ में ही क्या होती है, मिनिमम होती है। ये वाली बात याद रखना जब हम बोलते हैं ना, तो ये वैल्यू एक साथ में मैक्सिमम और एक साथ ही में क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। ये मतलब होता है सेम वेव का। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाली थोड़ी वेव सही से बनाता हूं। हाँ, तो ये बेटा कौन सी हमारी ये वाली फील्ड हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन अगर लिखूंगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग जा रही है बेटा, जेड एक्सिस के। ठीक है, और ये भी जो वाइब्रेट कर रही है ये किस में कर रही है बेटा, सर ये भी हमारी जो वाइब्रेट कर रही है एक्स के अलोंग ही कर रही है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा हमारे पास ई जेड बराबर बी नॉट, यहां पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि तभी तो बोला ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, सेम फेज में रहेंगे। और ये बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, वेव वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा कि ये वेव की क्या है, वेलोसिटी है बेटा इस डायरेक्शन में। वेव की वेलोसिटी जो है बेटा दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ये हम कह सकते हैं v से। और यही वेव की जो डायरेक्शन रहेगी दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होती है बेटा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा कुछ वेव्स के बारे में जो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। क्या इतना क्लियर है? क्या बेटा मैं आगे चलूं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो यही कहानी आपको याद रखनी है ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो आपको ये पता ही होगा ओमेगा जो होता है बेटा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 2 पाई एफ के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, के दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। और आपको अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो ये ओमेगा बाय के होता है। ये वेव वेलोसिटी का फंडा है। ठीक है, तो यहां पे बेटा मैंने बता ही दिया है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज व्हिच आर having a sinusoidal variation of electric field and magnetic field vector right angle to each other as well as right angle to direction of propagation। बेटा ये जो है ना ये इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से, और ये एक दूसरे से भी जो एंगल बनाएंगे बेटा ये 90 डिग्री का ही एंगल होता है। ठीक है, अब यहां पे बेटा कुछ वैल्यू दी गई है। बोथ फील्ड्स E and B वेरी विद द सेम टाइम एंड सेम स्पेस। क्या मैंने ये बोल दिया था बेटा, सेम टाइम एंड सेम स्पेस दैट मींस दे आर इन अ सेम फेज। बेटा ये किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, एंड सेम फेज में होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ प्रोपोगेशन थ्रू अ स्पेस इज दिस। बेटा ये जो हमारी EM वेव होती है ये ट्रैवल करती है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, अपन C से डिनोट करते हैं, और इस C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बेटा ये कैसा ट्रैवल कर रहा होता है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता होता है। अभी ये देख लो, मैक्सवेल ऑल्सो फाउंड दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस विद अ स्पीड गिवन बाय। बेटा अगर मेरे पास फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है मतलब यूनिवर्स हो गया, यह हमारा वैक्यूम है। ठीक है, या कंसिडर करने को बेटा एयर भी कंसिडर कर लेते हैं, जहां पे C की वैल्यू जो आती है 1/रूट टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, ठीक है, नॉट लगाए मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फ्री स्पेस की। आप यहां पे देख ले सकते हो बेटा, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस।
क्या आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है? और म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते हो। अगर यही चीज किसी मीडियम में हो जाएगी बेटा, यही चीज इन केस ऑफ मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के केस में बेटा ये जो स्पीड होती है दैट इज 1/रूट टाइम्स ऑफ म्यू और एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा, जहां पे म्यू जो रहता है बेटा दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आ जाएगा, और यहां पे बेटा जो एप्सिलॉन सिर्फ आप लिख रहे हैं दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/रूट म्यू एम एंड एप्सिलॉन नॉट एम। बेटा इसके बराबर भी इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा प्रॉपर्टीज क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। बेटा यहां पे देखिए, जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पे रहता है, जैसे ये हमारा क्या दिया है बेटा, चार्ज दिया गया है, ये चार्ज इसकी वेलोसिटी क्या दी गई है बेटा, 0 दी गई है। तो ये किस पे दिया गया है, रेस्ट पे। बेटा अगर ये चार्ज रेस्ट पे दिया गया है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा ये क्या कर सकता है, सिर्फ अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है हर एक डायरेक्शन में। तो अभी सिर्फ ये फोर्स लगा सकता है। ये क्या लगा सकता है बेटा, अभी सिर्फ फोर्स लगा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही सेम चार्ज अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलने लगे, अभी क्या दिया गया है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। बेटा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो यही सेम चार्ज प्लस क्यू चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, करंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, करंट आ जाएगा। पर अभी वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। बस क्योंकि उसके ट्रैवल करने की वजह से एक और एडिशनल चीज आ जाती है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। यहीं पे ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, और इन केस ये एक्सेलरेट करने लग जाएगा, ये बढ़ गया बेटा, और ये आगे की तरफ क्या करने लगा, अब एक्सेलरेट भी करने लगा। क्या अब इसके पास ए क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके पास अगर ये प्लस क्यू के पास अगर एक्सेलरेशन आ गया, तो अब बेटा ये क्या ले लेगा बेटा, इसके पास अब एक वेव नेचर आ गया। अब यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या बन गया, एक EMW बन गया। मतलब अब इसने क्या कर लिया बेटा, एक वेव फॉर्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव बन गया बेटा। अब यहां पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो बेटा इस तरीके से ये अलग अलग 3 सिचुएशन में या 3 कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड कर देता है। तो यहां पे लिख सकते हो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से। ठीक है सर। दूसरा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। बेटा इसके बारे में मैं आपको कह ही चुका हूं। थर्ड, these waves are travels in a free space with a speed इतना that is equals to speed of light। क्या बेटा ये भी पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, सर ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। अब बेटा डायरेक्शन की बात मैं आपको कर ही चुका हूं, बस ये आप उसमें लिखते जाएंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द साइनसॉइडल वेरिएशन वेव ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर। ठीक है, साइमल्टेनियसली एज द रिजल्ट दे अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। बेटा सेम प्लेस सेम टाइम का ये मतलब है कि ये दोनों अपने आप में किस में है बेटा, सेम फेज में है। ये किस में बेटा, अपने आप में सेम फेज में दिए गए हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड बाय। बेटा यहां पे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो E की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बेटा यहां पे C स्पीड ऑफ लाइट बराबर E0 अपॉन B0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर बेटा, E0 अपॉन B0 के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। E0 क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, E मैक्सिमम, और B0 क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसे आप E0 और B0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो स्पीड ऑफ लाइट बेटा ई नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर भी हो जाती है। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद द साइनसॉइडल, बेटा ये दोनों मैंने आपको बता दी है। क्लियर है। अब ये जो है बेटा ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है क्योंकि दोनों क्या है बेटा पॉजिटिव है। आप याद करिए रखिएगा ये वाला पार्ट ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो रहेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम बोल रहे हैं सेम फेज में है तो ये दोनों पार्ट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है, इसका ये मतलब होता है। अगली बेटा इसी के बारे में बात करें, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave। बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होता है उससे भी क्या रहेगा बेटा सेम डायरेक्शन में रहेगा। Therefore, electromagnetic wave are transverse in nature like light wave। सर ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है बेटा? ट्रांसवर्स वेव हमारे पास दो प्रकार की वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव बेटा वो होती है जहां पे वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मेरे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो इस वेव को मैं बोलता हूं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलता हूं इसको बेटा मैं? ट्रांसवर्स वेव। और अगर बेटा जैसे हमने पढ़ा हुआ है साउंड जो ट्रैवल करता है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से करता है, तो ये मान लीजिए बेटा ये रेयर फ्रैक्शन है, ये रेयर फ्रैक्शन है और ये क्या हो गया बेटा? ये पास पास में अगर हमारे मॉलिक्यूल है तो ये कंप्रेशन हो गया। फिर क्या आ जाएगा? रेयर फ्रैक्शन और फिर आ जाएगा बेटा हमारा कंप्रेशन। तो इस तरीके से बेटा जब ये जा रहे होंगे ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये वाली जो वेव कहलाती है ना बेटा, दिस वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर एज दिस वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा वो कैसी नेचर की होती है? वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। The electromagnetic wave carry energy which is divided equally in magnetic field and electric field। इधर पे बेटा जो वेव रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहती है बेटा? आधी आधी डिवाइडेड हो जाती है। The electromagnetic wave carry divided equally, बराबर से डिवाइड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। इन वैक्यूम द एवरेज एनर्जी डेंसिटी UE एंड एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी UB, बेटा ये इसका फॉर्मूला है कि यहां पे अगर एनर्जी की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेटा किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर होगा। और यही एनर्जी अगर मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में होगा तो बेटा यहां पे B स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के बराबर होगा। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ जाती है कि किस तरीके से एनर्जी हमारी डिवाइडेड है, ये वो लिखने का बेटा हमारे पास तरीका आता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इस चीज को और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इस चीज को। अगला बेटा, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर। ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग अनचार्ज इज नॉट डिफ्लेक्टेड, बेटा ये पहले ही बता दिया था क्योंकि ये चार्ज नहीं होता है तो इसलिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो मैग्नेटिक फील्ड से वेरी करेगा। ठीक है। लाइट वेक्टर का ये मतलब है बेटा कि हम लोग जो अभी एस पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बताऊंगा वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये वाला अगर आप पॉइंट चाहो तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये वाला पॉइंट कोई ऐसा नहीं है खास, इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है। ये बस उसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि हमारे पास E क्रॉस B से जो डायरेक्शन आ रहा है बेटा वेव का वही हमारा मोशन का डायरेक्शन होगा, वो हम बता चुके। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव बीन अनचार्ज्ड एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट बेटा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन 3 × 10⁸। डाइलेक्ट्रिक मतलब बेटा मीडियम आ गया। और मीडियम की जब भी हम बात करते हैं बेटा तो हमेशा मीडियम में जो स्पीड रहेगी, वेलोसिटी इन मीडियम जो रहेगी बेटा वो हम हमेशा कम रहेगी वेलोसिटी इन वैक्यूम से। वैक्यूम में बेटा स्पीड जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्या इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को? तो यहां पे बेटा मीडियम में जो स्पीड रहेगी ना वो वैक्यूम के कंपैरिजन में आप याद रखना हमेशा जो होगी वो कम होगी। ठीक है। अब एक आता है बेटा पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का ये मतलब है, पॉइंटिंग वेक्टर का ये मतलब है कि अगर मेरे पास
ये जो वेव है, ये जो फोटोन है, इसका बेटा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो दिया गया है वो कुछ ये दिया गया है। हाँ सर, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब पॉइंटिंग वेक्टर का बेटा बेसिक मतलब ये होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है वो पर यूनिट एरिया में से पर सेकंड में से कितनी वेव पास हो रही है उसे कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। मतलब ये हमारा क्या हो गया? एरिया। अब हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एरिया दिया गया है तो इस एरिया में से कितनी वेव पास हो रही है बेटा, उसी को अपन क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एक एरिया दे दिया ये हमें एक एरिया दे दिया। ठीक है सर, अब इसमें से कितनी वेव पास हो रही होगी? तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी सर? ये जो डायरेक्शन हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और यहीं पे बेटा ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप यहां से देख सकते हैं बेटा कि ये डायरेक्शन बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई और ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। और ये इसके अंदर बेटा एंटर कर रहा होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ई वेक्टर और ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? बी वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर को बेटा एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो वी के अलोंग होती है, या फिर आप ये कह सकते हो वी दैट इज पैरेलल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा ई क्रॉस बी की वैल्यू क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है? तो एस वेक्टर की वैल्यू वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बराबर निकल के आती है। वो यही कहना चाह रहा है। पॉइंटिंग वेक्टर बेटा एस के बराबर होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ यूनिट एरिया। बेटा यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है उसे अपन पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, जहां पे एस वेक्टर की वैल्यू होती है 1/μ0 इंटू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। द इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये इंटेंसिटी हमारे में है नहीं, होती तो हम ये करवाते। तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। बेटा इंटेंसिटी हमारे में है नहीं, अगर इंटेंसिटी होती पावर होती तो हम बताते, क्योंकि आजकल वैसे भी आप बड़े क्रांतिकारी हो, एक भी चीज अगर ज्यादा करवा दो तो सर ये आउट ऑफ कोर्स है। वैसे आप याद कर लेना बेटा इंटेंसिटी जो होती है वो I/C और 2I/C के बराबर होती है, इतनी वैल्यू आप याद रख लेना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की बात है, मैं लिखवा भी दे रहा हूं, ये एडिशनल लिखवा रहा हूं, मैं पहले ही बता देता हूं। इंटेंसिटी I बराबर, ठीक है, इंटेंसिटी बेटा एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होती है? I/C के बराबर होती है। हाँ सर, किसके केस में बेटा? एब्जॉर्प्शन। और 2I/C होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये बस दोनों वैल्यूज आप याद रखना कि I/C और 2I/C की वैल्यू क्या होती है, ये दोनों वैल्यू याद रखना। ठीक है, यहां पे बेटा मोमेंटम की बात करी गई है, I/C को बेटा चेंज करेंगे तो ये बेटा वैल्यू भी लिख सकते हो मोमेंटम। खैर ये हमारा है नहीं, ये बेटा हमारे पार्ट से हट चुका है। देखिए यहां पे बेटा मैंने ये बता दिया था I/C 2I/C, ये शॉर्ट में लिख दिया है, अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमें वेव के बारे में पढ़ना होता है। मैं पहले आपको इसकी डायरेक्टली बेटा पहले टेबल दिखा देता हूं कि आपको ये टेबल जो मैं लेकर के आया हूं, ये टेबल अगर बनाने को दे दी जाएगी तो हम बेटा इस तरीके से बनाते हैं। हम यहां से बेटा शुरू करते हैं कि यहां पे बेटा लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में बेटा जो रिलेशनशिप रहेगा वो एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। यहां पे टाइप ऑफ वेव बेटा रेडियो वेव से शुरू होता है, फिर कहां से अपन जनरेट करेंगे या कहां अपन को मिल रहा होगा, सोर्स आ जाएगा,
फिर डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसकी वेवलेंथ क्या है, काम क्या है और दिक्कतें क्या क्या हैं, ये सारी बेटा यहां पे लाइन से लिखी हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, लाइट के अंदर बेटा विबग्योर आ गया, यूवी, एक्सरे और गामा। रेडियो की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। कहां डिटेक्ट किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसकी रेंज बेटा 1 किलोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है। कम्युनिकेशन टेलीविजन में इस्तेमाल की जाती है और सेफ होती है बेटा। माइक्रोवेव बेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में रहती है। कहां आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आ जाता है। रेंज क्या रहती है, 1 सेंटीमीटर से 10⁻⁻²। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, टेलीफोन, हीटिंग, इन सब में बेटा इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर चीजों को गर्म करने के लिए भी काम आता है। डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर से या फिर स्फेरिकल फिल्म से। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा। इसकी अगर वेवलेंथ देखें तो 1 mm से 10⁻⁻4 रहती है। ये सारे पॉइंट लिखने हैं। मैं आपके लिए यही पॉइंट लंबे लंबे में अगर लिख रहा हूं, देखो टेबल बनाने को कह दी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर उसने कहा नहीं यार मुझे स्टेटमेंट लिख करके बताइए, तो स्टेटमेंट के लिए भी तैयार है। फ्रीक्वेंसी देखिए, रेडियो वेव स्पेसिफिकली बड़ा बड़ा लिख करके लेके आया हूं। फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁵ से 10⁹ दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग कैपेसिटेंस। यूज कहां आएगा, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 350 kHz टू 171 kHz। एम्पलीट्यूड बेटा AM बैंड मॉड्यूलेशन में आता है। इट इज यूज फॉर ग्राउंड प्रोपगेशन। बेटा EM वेव की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रेंज है, यूज फॉर शॉर्ट वेयर। इट इज यूज्ड इन अ स्काई वेव प्रोपगेशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी 54 हर्ट्ज यूज किस में आता है बेटा, टेलीविजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 88 to 108 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसी कहां यूज होती है, कम्युनिकेशन में। और ये कहां जाता है, फोन में बेटा। इस यूजेस दे दिया। माइक्रोवेव की सेम बेटा फ्रीक्वेंसी दी 10⁹ से 3 × 10⁻11। कहां पे प्रोड्यूस होगा बेटा, स्फेरिकल वैक्यूम ट्यूब होगा और क्लेस्ट्रॉन, मैनिस्ट्रॉन्स और गम डायोड में। बेटा कहां कहां काम आएगा, यूज्ड इन रेडार सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट। माइक्रोवेव ओवन यूज फॉर कुकिंग। और बेटा रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम, डिटेक्शन ऑफ स्पीडिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट। ऐसे ही बेटा इंफ्रारेड दी गई है, 3 × 10⁻11 है, 4 × 10⁻14 है। इंफ्रारेड समटाइम्स कॉल्ड एज अ हीट वेव बिकॉज एब्जॉर्प्शन कॉज द हीटिंग इफेक्ट। बेटा यहां से जो वेव्स आ रही होती हैं उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज मॉलिक्यूल्स। दीज वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। हम बेटा नेकेड आई से नहीं देख सकते। और जैसे स्नेक्स वगैरह रहते हैं बेटा, वो सब इसी से ही काम कर रहे होते हैं। इन अ फिजिकल थेरेप्यूटिक ट्रेन मसल ट्रेन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट ग्रीन हाउस। बेटा ये सब लिख लिख के देखने पड़ेंगे आपको। टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ अ फॉग। अब ये समझाने वाली बात तो नहीं है कि फोटोग्राफ में भी इस्तेमाल होंगे, कैसे होंगे। आपको बस इसका 4 यूज लिखना है, क्योंकि बेटा ये 5 नंबर वाले में आएंगे। सेम विजिबल लाइट बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14। These are a narrow region of electromagnetic wave spectrum which can be detected by a human eye. It is produced due to atomic excitation से बेटा प्रोड्यूस होते हैं। यूजेस क्या है, लाइट विजिबल एमिटेड बाय अ रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट अराउंड प्रोवाइड्स द फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। सेम बेटा विजिबल लाइट आ जाएगी। विजिबल लाइट की ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। The ultraviolet rays are visible by the sun, lamps, very hot bodies. Most of the UV rays come from suns are absorbed by the ozone. The UV rays, बेटा हेडिंग शायद ऊपर नीचे हो गई है क्या? एक बार बेटा हेडिंग देख लेना। यहां पे ये ऊपर वाले में विजिबल है, इंफ्रारेड विजिबल। विजिबल के बाद बेटा ये यूवी आएगा। इसको क्या कर लेना बेटा, यूवी कर लेना। अल्ट्रावायलेट रेस। बेटा इसको अल्ट्रावायलेट रेस कर लेना। ये अल्ट्रावायलेट रेस बेटा कहां कहां काम आता है। द अल्ट्रावायलेट रेस हैव लार्ज प्रोडक्शन एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन। और फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ यूवी रेडिएशन कॉज बाय द फ्लोरेसेंट। ठीक है।
It is in the study of molecular structure and arrangement of electron. External shell through a UV radiation absorbs spectrum to destroy the bacteria and sterilizing. कई बार आपने देखा होगा बेटा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं वो ब्लू कलर की लाइट के अंदर रखे रहते हैं, वो बेसिकली काम उनका यही रहता है। ठीक है, इनका एक्सरे आ जाएगी बेटा। एक्सरे की जो रेंज होती है वो 10 to the power 16 से 3 into 10 to the power 21। These produce when a light energy of electron stopped suddenly by a metallic of high atomic number, X-ray having high penetration. Uses का है in surgery of for the detection of fracture, foreign bodies, bullet, diseases, organs and stones. इंजीनियरिंग में बेटा फॉर डिटेक्टिंग ऑफ फॉल्ट्स, क्रैक्स, होल्स एंड मेटेलिक। रेडियो में बेटा थेरेपी में याद आते हैं यूज फॉर स्क्रीन ट्रीटमेंट, डिसीजेज और मैलिग्नेंट ग्रोथ। इट डिटेक्ट्स द डिपार्टमेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर। बेटा अलग अलग जगह पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं कि स्मगलिंग ना हो कोई भी मटेरियल की। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज फॉर डिटेक्शन ऑफ अ डिफेक्ट इन टायर, गोल्ड एंड टेनिस। In the scientist research in the investigation of a crystal structure। बेटा ये बस पॉइंट है। गामा रेज 3 into 10 to the power 18 to 3 into 10 to the power 22। गामा रेज है a nuclear origin। These rays are highly energetic and produced by the nuclear radiations। बेटा किससे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रेडिएशन से। ये बेटा यूजेस आ गया। Gamma ray are used in the treatment of a cancer tumor to prevent the food stuff for a long time as a सॉफ्ट रे कैन किल्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा ये गामा रेज है, ठीक है। और टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर रिएक्शन टू प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बेटा इनके ये सारे छोटे छोटे से काम हैं जो ये अपनी करते रहते हैं और अलग अलग अपने अपना यूज है बेटा इंडिविजुअली इनका। क्या इतना क्लियर है? अब यहां पे जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई बराबर दिस। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहां पे हमें किसका एक्सप्रेशन लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है कि क्या क्या आने वाला है। इक्वेशन सही दी गई ना, बी वाई, हाँ ठीक है। अब यहां पे बेटा जो एक्स के साथ होता है तो वो क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 to the power 3। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यही वैल्यू बेटा 2 पाई एफ के बराबर हो जाएगी इंटू 0.5 इंटू 10 to the power 3। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई। बेटा अगर ये आ गई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की बात करेगी तो बेटा जो उल्टा लिख दिया क्या बेटा, एक मिनट, ये जो t के साथ होता है वो ओमेगा होता है, जो x के साथ होता है वो k होता है। तो ये 1 ओमेगा बराबर 1.5 इंटू 10 to the power 11 है। ओमेगा बेटा फ्रीक्वेंसी देता है, दैट इज 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 to the power 11। बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10 to the power 11 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये क्या दिया होता है बेटा? k की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 to the power क्या दिया था? 3। तो k की वैल्यू है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 to the power 3। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 to the power 3। तो बेटा यहां से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहां से आ जाएगी वेवलेंथ। अब बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो बेटा यहां पे जैसे ये बी वाई लिखा है तो यहां पे ई नॉट, ये किसकी वैल्यू है? ये बी नॉट की वैल्यू है। तो क्या आपको सिखाया कि ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू बेटा सी के बराबर होती है। तो यहां पे अगर मुझे ई नॉट चाहिए तो ये सी इंटू बी नॉट हो जाएगा। तो यहां से ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power 8 इंटू बी नॉट 2 इंटू 10 to the power -7। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इससे ये जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू 60 आ गई। फेज तो बेटा सेम ही रहेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60, यहां आ जाएगा बेटा साइन। फेज बेटा बिल्कुल सेम रहता है, 0.5 इंटू 10 to the power 3 इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 to the power 11 t के बराबर। ये बेटा हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी बेटा क्या निकल के आ जाएगी? इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। क्लियर है? अब जैसे बेटा अभी मैंने ये बताया है, क्या बेटा ये इसको बता दिया गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय द टाइम वेरिंग करंट एक्सप्लेन
explain briefly how Ampere's current circuital law is generalized to incorporate due to the effect due to a displacement current। क्या बेटा यहां पे अब वो पूरी कहानी बता दोगे कि किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है? मैंने कहा है बेटा ये जब भी आएगा तो ये ज्यादा नंबर में ही आएगा, कम में नहीं आएगा, ज्यादा में ही आएगा बेटा, ये कम नंबरों में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये छोटे छोटे बेटा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज टू मेंटेन द अर्थ वार्म। कौन सा बेटा यूज होता है फॉर इलेक्ट्रो एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये बता सकते हो। वाई स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर क्रूशियल फॉर ह्यूमन, जिससे कि बेटा अपन को स्किन बर्न ना हो, हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। बेटा यही छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्लियर है? यही छोटी छोटी चीजें बेटा आपसे पूछी जाएंगी जो कि आपको करनी होगी। आप बस जो मैंने पॉइंट वाइज चीजों को लिखवाया है उनको आप बढ़िया तरीके से बस लिख लेना कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। मैंने टेबल भी बना के दे दिया और साथ ही साथ में मैंने आपको उसका क्या दे दिया है बेटा सर, टेबल के साथ ही साथ आपको इंडिविजुअली हर एक वेव के बारे में क्या उसका यूजेज है, क्या उसकी वेवलेंथ है और कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये भी लिखा है बेटा। ये आएगा जरूर और ये एम्पियर सर्किटल लॉ जरूर आएगा। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, करके आइएगा। क्लियर है? तब तक मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी या।